फ्रेंड्स, आज हम जैव प्रक्रम का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। इससे पहले हम पार्ट 1 में स्वपोषण परपोषण पढ़ लिए। सेकेंड पार्ट में पढ़े थे हम लोग मानव का पाचन तंत्र, और पार्ट 3 में पढ़े थे ग्लूकोज का विखंडन। और आज जो पढ़ने वाले हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि पेड़ पौधे जो लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते थे, वो रंध्रों के द्वारा करते हैं और उस क्रिया को विसरण कहते हैं। यानी कि विसरण के द्वारा वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते थे। सारे जीव का अपना अलग अलग ऑक्सीजन लेने का, उसको अवशोषित करने का भिन्न भिन्न अंग होता है। वो भिन्न भिन्न तरीकों से ऑक्सीजन लेने की क्रिया करती है। जो जीव जल में रहते हैं, यानी कि जलीय जीव, स्थलीय जीव की अपेक्षा उनकी श्वसन दर कम होती है, क्योंकि वो जल में ही घुलनशील ऑक्सीजनों का यूज करते हैं। जो स्थलीय जीव होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए उनकी श्वसन दर ज्यादा होती है जलीय जीव की अपेक्षा। मछली जो होती है वो अपना मुंह में पानी को भरती है, यानी पानी को मुंह में लेके उसको बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाती है, जिसको हम कि गलफड़ा बोलते हैं, कि मछली गलफड़े से सांस लेती है। तो वो एक्चुअली मुंह में पानी भरती है और बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाती है, यानी कि जिसको गलफड़ा बोलते हैं। वहां से रुधिर वाहिका जो होती है सब जगह ब्लड, वहां से ऑक्सीजन को लेके और ब्लड के सारे उसकी ऊतक कोशिकाओं में पहुंचाती है। तो स्थलीय जीव का भी अलग अलग होता है उसी प्रकार। तो देखते हैं कि हम अपना श्वसन कार्य को किस प्रकार संपन्न करते हैं, यानी हमारे शरीर में श्वसन का ये जो अंग होता है, यानी श्वसन तंत्र है, वो किस प्रकार संपूर्ण करता है। तो ये नासाद्वार हो गया। ये नासाद्वार है, इससे हम सांस लेते हैं। सांस लेने के बाद ये हमारा ऑक्सीजन ग्रसनी में आता है, और ग्रसनी जो होता है वो हमारे नली का एक ऐसे, यानी कि श्वसन नली का एक ऐसा भाग है जहाँ पे कि भोजन भी करते हैं तो ग्रसनी में आता है, और ऑक्सीजन भी ग्रसनी में ही आता है। तो ये दोनों का एक ही नली होता है। इसके बाद आता है कंठ में, कंठ से होते हुए श्वसन नली में आता है। ये जो दिखाई दे रहा है कार्टिलेज, यानी कि जो सी शेप का कार्टिलेज बोन ऐसे ऐसे करके है, उसी को बोलते हैं श्वसन नली। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक श्वसन नली है, इसको श्वसन नली कहते हैं। जब ये एक पार्ट में रहता है तो ये श्वसन नली, और यही जो दो पार्ट में बट गया तो ये हो गया श्वसनी, और यही जो है अलग अलग पार्ट में भिन्न भिन्न पार्टों में बट गया तो ये बनता है श्वसनिका। और श्वसनिका जो होता है, इसके बाद श्वसनिका जो क्या करता है कि यहाँ श्वसनिका के अंतिम छोर पे ये दिख रहा है जो हमारे गुच्छा जैसा, यानी कि यही इसी में ऑक्सीजन आता है। जो हम सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन इसी में आता है और आके इसको फुला देता है, यानी कि ये फूल जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं पसलियां उठ जाती है और ये डायफ्राम जो होता है वो चपटा हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हमारे इसमें, यानी कि कुपिका में आराम से आ जाती है, और इसके बाद अपने कार्य को वो संपन्न करती है। तो देखते हैं इसको डिटेल से कि कैसे होता है। सांस लिए हम नासाद्वार में गया, नासाद्वार से स्टार्ट हुआ, आया हमारा यहाँ पे नासाद्वार में ही होता है मिहिन बाल होते हैं, छोटे छोटे नाक में बाल देखे होंगे। वो नाक में बाल जो होता है वो क्या कार्य करता है कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ धूल कण और गंदगी जो भी चीज होता है वो उसमें जाके सट जाता है, और यानी धूल कण रहित ऑक्सीजन अंदर जाता है। यहाँ पे श्लेष्मा होती है, तो श्लेष्मा क्या करती है उस चीज को, यानी कि जो भी धूल कण इससे नहीं छना पाया, फिल्टर है, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। बाल जो छोटा छोटा होता है ये कार्य नहीं कर पाया तो ये श्लेष्मा उसको चिपका लेती है। यहाँ पे होता है बहुत ही चिपचिपा टाइप का होता है श्लेष्मा, जिसमें ही जैसे वो जाता है, यानी कि जब सांस लेते हैं वो धूल कण जो यहाँ पे नहीं छनाया, फिल्टर नहीं हुआ, यहाँ पे है, उसको वो चिपका लेती है। और जैसे हम लोग इतना चिपचिपा होता है, जैसे नेटा नहीं होता उसी तरह का होता है, जैसे उंगली से हम लोग निकाल भी लेते हैं, उसको साफ करते ही रहते हैं। तो यहाँ के बाद आ गया हमारा ग्रसनी में। ग्रसनी में क्या होता है कि ग्रसनी एक ऐसा नली है जिसमें कि भोजन भी पास करता है और हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन भी पास करता है। तो इसके बाद कंठ होते हुए श्वास नली में आता है, यानी ये श्वास नली है हमारा, ये हमारा ऑक्सीजन श्वास नली में आता है। श्वास नली में जो होता है वो कार्टिलेज, यानी सी शेप का कार्टिलेज होता है, जो कि ये सी शेप का ही कार्टिलेज क्या करता है कि हमारी पाइप को, यानी कि ये श्वसन नली जो होता है ये श्वास की पाइप को
एक दूसरे से चिपकने नहीं देता है और इसको बनाए रखता है, यानी फैला के रखता है। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता है कि हमारा ये श्वास नली जो है वो चिपक जाता। तो सांस ले लिए हैं और इसके बाद हमारा अगर कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये चिपक गया कैसे भी, तो हम सांस को नहीं छोड़ पाएंगे। इसमें क्या होता है, सांस नहीं जा पाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये श्वास का कार्य संपन्न होते रहे, रुके नहीं, इसलिए इसमें सी शेप का कार्टिलेज पाया जाता है, यानी कि उपास्थि वलय पाया जाता है। यहाँ से जो होता है 2 पार्ट में बट गया, श्वसनी हो गया, श्वसनी से जो भिन्न भिन्न पार्टों में बट गया है इसको बोलते हैं श्वासनिका। और श्वासनिका के ही जो इस छोर पे गुच्छा जैसा दिख रहा है इसमें ही आते, इसी को बोलते हैं कुपिका। इसी में हमारा ऑक्सीजन आता है। तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कुपिका को देखते हैं कि इसका क्या कार्य है। हम इस चीज को समझेंगे कि क्या ये हो गया श्वास नलिका, ये हमारा हो गया श्वास नलिका, ये हमारा हो गया कुपिका। तो कुपिका का कार्य समझने के लिए हम इस फिगर को ड्रॉ किए। तो ये जो हो गया हमारा कुपिका, तो ये कुपिका क्या करता है कि इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। सारे कुपिकाओं में ब्लड वेसल्स का विस्तृत जाल बिछा हुआ है, यानी कि छोटे छोटे जाल के तो छोटा छोटा होता है नेट का, उसी टाइप का होता है। ये इसमें जाल बिछा हुआ होता है और ये जाल क्या करता है, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये वेट करते रहते हैं ऑक्सीजन का। जैसे ही ऑक्सीजन आता है इसी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि ये जो ये हीमोग्लोबिन इसी में पाया जाता है। देखिए इसको रेड ब्लड सेल्स RBC जो होता है, यानी कि लाल रक्त कणिका, उसी में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो ये वेट करते रहता है ऑक्सीजन का। जैसे ही ऑक्सीजन आता है उसके साथ अन्य गैस भी आते, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब लेते हैं हम लोग। इसमें जैसे ही ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन को क्या करता है ये कि चूस लेता है, यानी ऑक्सीजन को ये अवशोषित कर लेता है। ऑक्सीजन को अवशोषित करके क्या करता है, ये रुधिर क्या करता है, कोशिका को भेज देता है और कोशिका फिर माइटोकॉन्ड्रिया को भेजती है। तो हम यहाँ तक समझते हैं कि कोशिका तक भेजती है। इसमें जो ये होती है, यानी कि क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या कार्य होता है कि हम जैसे सांस लिए उसका हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को चूसने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में श्वसन वर्णक का कार्य करता है। ये श्वसन वर्णक ही हमारे शरीर से लेके ऑक्सीजन को पूरे ऊतक में भेजता है। तो श्वसन वर्णक का कार्य हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन अगर नहीं करता तो क्या होता है, जैसे हम सांस ले लिए और सांस का आदान प्रदान जो होता है वो अगर हमारे शरीर में भी विसरण के द्वारा होता तो हम जो सांस लिए उसका एक अणु अंगूठा तक, यानी कि सांस लिए फेफड़ा में आया और फेफड़ा से उसको अंगूठा तक पहुंचने में एक अणु को लगभग 3 वर्ष लग जाते हैं। तो बाकी का सांस कैसे लेते हैं, एक ही अणु में 3 वर्ष लग गए। इसीलिए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में है जो कि ये कार्य करता है कि हमारे शरीर में हर एक क्षण ऑक्सीजन ब्लड के साथ दौड़ते ही रहता है। तो ये आरबीसी में लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, अवशोषित करके सारे शरीर के ऊतकों में भेज देता है। ये जो कुपिका क्या किया कि ये ऑक्सीजन को भेज दिया। इसके बाद वहां से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम पहले से सांस लेते जो ले चुके हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो था और बाकी अन्य गैस उसको लाके कुपिका में छोड़ देता है। रुधिर जो क्या करता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन हमारा अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ता है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फिर क्या करता है, ये कुपिका से जिस प्रकार हम सांस लिए थे उसी प्रकार इसमें आता है, फिर इसमें श्वासनिका में आता है, नली में जाता है और इसके बाद फिर हम सांस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं बाहर। तो ये कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर ये। तो विसरण क्या होता है, ये विसरण उसको बोलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ऊतक होते हैं, उनकी जो झिल्लियां होती है उसके द्वारा गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को जो कहते हैं हम लोग, वो विसरण कहते हैं। यानी विसरण की वजह से पेड़ पौधे में विसरण के द्वारा ही श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन हमारे शरीर में
श्वसन वर्णक के द्वारा संपन्न होती है, यानी हमारे शरीर में सब जो हीमोग्लोबिन कार्य करता है वो सारे ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन ही करता है। अब ये देखते हैं, ये तो देख लिए। अब ये देखिए, जो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं उनके साथ क्या होता है कि जब सांस लेते हैं, यानी कि धूम्रपान करते करते क्या होता है, हमारे नाक में जो बाल होता है महीन, वो बाल नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। श्लेष्मा जो होती है वो भी कार्य करना बंद कर देती है। वो कितना का, उसका भी एक लिमिट होता है। ये तो फिल्टर जब रहता है हमारे नाक में, यानी कि जो कि सांस लिए वो ऑक्सीजन ले रहे, यानी कि जो धूल कण है उसको हमारे नाक में छोटा छोटा बाल होता है वो उसको रोक देता है, लेकिन इसके नाक में क्या होता है, वो बाल नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या होता है कि हमारे शरीर में अचानक जो सांस लिए डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाता है, यानी कि फेफड़े में जाता है, और जैसे फेफड़े में जाता है धीरे 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 करके धुआं वगैरह जितना सब कुछ होता है सब कुछ जमा होते जाता है, जिसकी वजह से लंग्स कैंसर और लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो ये उसी के कारण होता है, इसलिए क्या धूम्रपान नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद डायफ्राम का जो कार्य है वो भी बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण है कि जब भी हम सांस लेते हैं और सपोज दैट कि हम कार्टिलेज भी है और डायफ्राम हमारे शरीर में नहीं होता है, पसली, ये जो डायफ्राम का पसली है ये नहीं होता, तो क्या होता है कि हम सांस ले लेते और मान लीजिए कि क्या करते हैं, सांस तो ले ही लेते लेकिन हमारे फेफड़ों में उतना दम नहीं है जो कि वो हमारे सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ सके। तो डायफ्राम क्या करता है, फेफड़ा को धक्का देता है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर है जिसको छोड़ना है, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए उसको छोड़ना है, तो ये क्या करता है कि उसको ऊपर धकेलता है। जैसे ये फेफड़े को ऊपर धकेलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कुपिकाओं से निकलते हुए और बाहर निकल जाती है। तो ये हम इस प्रकार हमारे शरीर में श्वसन का कार्य संपन्न होता है। तो एक बार छोटी सी बात समझ लेते हैं, ये तो समझ गए हैं और ये हीमोग्लोबिन का कार्य भी समझ में आ गया। होता क्या है, कभी कभी हमारे शरीर में कहते हैं कि कमजोरी महसूस हो रही है, तो कमजोरी क्यों होता है वो देखते हैं। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, श्वसन वर्णक का कार्य करता है, यानी कि ऑक्सीजन को पूरे ऊतकों में पहुंचाता है। जैसे ये हीमोग्लोबिन कार्य करता है तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में यानी कि अच्छे भरपूर मात्रा में होना चाहिए जितना की आवश्यकता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो होता है क्या कि ऑक्सीजन को कम लेके जा पाता है। हीमोग्लोबिन जितना रहेगा उतना ही ऑक्सीजन को टानेगा, तो ये ऑक्सीजन को उतना नहीं खींच पाता है जितना उसको आवश्यकता है, यानी हीमोग्लोबिन कम हो गया शरीर में। तो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन का लेवल बरकरार रहे इसीलिए आयरन का गोली खा लेते हैं, और आयरन का गोली खाने के बाद हीमोग्लोबिन फिर बढ़ जाता है क्योंकि आयरन भी हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। और ये कहाँ होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी में, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में होती है हीमोग्लोबिन। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाती है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, यानी कि यहाँ से कुपिकाओं से उठा के शरीर के सारे ऊतकों में जहाँ तक कि नहीं पहुंच पाती है वहां भी पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। तो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पूरी जगह कौन फैलाता है, तो हीमोग्लोबिन रुधिर की सहायता से, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की सहायता से। तो ये हमारे ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाने की क्रिया में इस प्रकार हमारी कुपिकाएं भी मदद करती हैं। तो रुधिर हो गया, उससे हो गया कोशिका में चली गई, ये डायफ्राम का ये हो गया। एक बार हम अच्छे से क्या समझ लेते हैं, बात पूरी हो गई। एक बार और देख लेते हैं, सांस जो हम लिए नाक से, यहाँ पे नाक में बाल होती है जिसकी वजह से धूल कण जो होता है यहीं पे जमा हो जाता है, और फिर हमारे यहाँ पे श्लेष्मा पाई जाती है जहाँ पे कि चिपचिपी होती है, म्यूकस टाइप का होता है, जो कि श्लेष्मा सारे जो नाक से फिल्टर होके यहाँ पे बाल से फिल्टर होके यहाँ पे आया था वहाँ पे चिपका लेता है और ऑक्सीजन पूरी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाता है। कैसे, तो यह ग्रसनी होते हुए कंठ में आता है, कंठ से होते हुए श्वसन नलिका में आती है। श्वसन नलिका जो होती है, ये श्वास नलिका जो होती है यहाँ से यहाँ तक होती है। एक है तो श्वसन नलिका हो गया, दो में हो गया तो ये हो गया श्वसनी, और बट गया बहुत सारी चीजों में तो श्वसनिका बन गया। और श्वसनिका के अंतिम छोर में होता है वो कुपिका होता है जो कि गुच्छा जैसा होता है। तो ऑक्सीजन जो है इस प्रकार ही हमारे शरीर में आती है और
संपूर्ण होती है। तो आज हम श्वसन तंत्र को पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाहन पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो मेरा हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा हमारा थर्सडे को। थैंक यू।